डिजास्टर मैनेजमेंट इस देश का एक है, पूरे देश के लिए है, लेकिन बंगाल में उसकी कॉपी किताब जो एक्ट है वो बंद हो जाता है। वहाँ कोरोना कहा जाता है कि कोरोना तो अभी नाबालिग है, कोरोना तो अभी बच्चा है, चुनाव में नहीं जा सकता, चुनाव में नहीं जा रहा है बंगाल में। आपदा प्रबंधन किसकी मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम। ठीक है। आप बंगाल की सारी इलेक्शन रैली आप देख लीजिएगा, असम की सारी इलेक्शन रैली देख लीजिएगा। अगर किसी इलेक्शन रैली में आपके माननीय गृह मंत्री अगर मास्क लगाए नजर आ गए हो, आप मुझे बताएं, जिस विभाग का मुखिया ही अपने नियमों को धज्जे उड़ा रहा हो, उस देश में फिर ये होना तो अनिवार्य है। संत रामपाल दास जी के मैटर में चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सब कुछ कर दिया, लेकिन इतने में जब इतने लोग मर रहे, वहाँ एक आदमी की गिरफ्तारी थी, सिर्फ संत रामपाल दास जी महाराज गिरफ्तारी थी, उन्हें लाना था कोर्ट, उसके लिए इतना कर दिया। और यहाँ तो अब हजारों लोगों की मौतों की लाइन लग गई। के लिए पिटीशन इसलिए नहीं आई कि अब लोगों की अपेक्षा खत्म होती जा रही है संस्थानों पर। हाँ, ये बिल्कुल कर्ण साहब, लोगों की संस्थानों से अपेक्षा खत्म होती जा रही है। इस समय अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ करना है तो उनको अपनी अंतरात्मा जगानी पड़ेगी। उनको ये सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हें क्या जवाब देंगी। जब प्रश्न तुमसे पूछेंगे कि जब देश मर रहा था, जब हजारों लाखों में लोग मर रहे थे, तो कोर्ट ने क्या किया था? वो पता क्या हुआ, हम तो समझ रहे थे कोरोना नाबालिग है, कोरोना के तो बाबा है, वो तो उसके तो नाती पोते भी हैं। अब की वो तालियां बजाने की वजह से इतना खुश हो गया भारत में कि वो अपने नाती पोते बहू बेटे सबको लेके आ गया, संख्या बढ़ा दी उसने तो पूरी। अब की तो कोरोना बहुत, पूरे विश्व में इतना कोरोना नहीं है जितना भारत में कोरोना आ गया है। इस इलेक्शन में, पर्टिकुलरली बंगाल के इलेक्शन में, जितनी मजाक चुनाव आयोग ने अपनी उड़वाई है, अभी देखो उन्होंने जो है रिसेंटली जो है पिछले दिन जो है उन्होंने जो बैन की है रैलीज, कब से बैन की है? शाम को 7 बजे से सवेरे 10 बजे तक। ये बताइए कौन सा नेता जो है रात के 12 बजे चुनाव रैली करता है? आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो अपना? आप संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ा रहे हो। आप ये चुनाव रोके जा सकते थे, टाले जा सकते थे। जब मतदाता है तभी तो मतदान है। अरे मतदाता ही मर रहा है, मतदान कहाँ से? जब मतदान और मतदाता है तब चुनाव आयोग है, तब निर्वाचन आयोग है, तब सरकारें हैं, तब मंत्री हैं, तब विधानसभाएं हैं, तब सब कुछ है। आप राजा है, प्रधानमंत्री तो आप हैं ही हैं, मुख्यमंत्री भी सूबों के भी हैं, और भी आगे बन जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहली जान की रक्षा करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। कोरोना काल में जबरदस्त संक्रमण के एक लगातार खबरें आ रही हैं। 2,17,000 का भी एक तरह से रिकॉर्ड टूट गया है। पता नहीं ये रिकॉर्ड कहां तक जाएगा। निश्चित रूप से सरकारें तमाम कदम उठा रही हैं, और हाल फिलहाल ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मास्क ना पहनने पर 1,000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना भी कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी के लिए 1,000 से लेकर और 10,000 तक का जुर्माने का प्रावधान कर दिया, वहीं इस देश में एक वर्ग है जिसको राजनीतिक वर्ग कहते हैं, वो तमाम चीजों से अछूता हुआ है, उन पर कोई कानून नहीं लागू होता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं। डॉक्टर एपी सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, इसके साथ ही निर्भया केस में बड़ा नाम रहा है, और किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका सुप्रीम कोर्ट में निभाया है। तमाम जो किसान संगठन था उनका रिप्रेजेंटेशन करते रहे। इसके साथ ही हमारे साथ अनिल कनरवाल साहब जुड़ गए हैं, जो करीब 2 दशक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। तो अनिल जी, सबसे पहले तो आप ही से शुरू कर लेता हूं। 1,000 पहली बार मास्क ना पहनने पर 1,000 जुर्माना, दोबारा पकड़े गए तो 10,000 जुर्माना। और वहीं पश्चिम बंगाल में जब रैलियां बड़ी बड़ी हो रही हैं, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, तब ना कोरोना फैल रहा है, ना उन पर कोई जुर्माना हो रहा है, ना कोई हेल्थ रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। कर्नल साहब, आपने
अभी बात की कि एक राजनीतिक वर्ग विशेष के लिए कोरोना के नियमों की धज्जी उड़ रही है। इसमें दो चीजें हैं, सिर्फ राजनीतिक वर्ग नहीं, एक धार्मिक वर्ग विशेष के लिए भी कोरोना का कानून अलग हो गया है। वही एक कोरोना का कानून जो तबलीगी जमात के लिए था, जिसमें कि अगर 2,500-3 हजार की एक भीड़ इकट्ठा हुई थी मस्जिद के अंदर, तो इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 950 लोगों के खिलाफ इमीडिएटली उन्होंने कोग्निजेंस लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन अब वही चीजें, अगर आप राजनीति को एक बार छोड़ दीजिएगा, अगर आप देखो कि सरकारें एक कानून एक है, लेकिन उसको लागू करने के लिए पैरामीटर दो अलग अलग हो गए हैं। अगर 1,000, 2,000, 3,000 की एक भीड़ इकट्ठा होती है धार्मिक समुदाय की एक वर्ग विशेष के लिए, तो उनके लिए कॉग्निजेंस हो जाता है। सरकारें, अधिकारी अपना कार्य उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लेना शुरू कर देते हैं, जो नियम बने हुए हैं। लेकिन अगर वही चीज, अगर एक जो मेजोरिटी के जो धर्म है, अगर वो करते हैं, अगर मान लिया कुंभ में अगर होता है, तो कुंभ में अगर मिलियंस की भीड़ इकट्ठी हुई है जो 25 से 35 लाख तक की है, उनके लिए कोरोना का कोई नियम लागू नहीं है। ये कैसे संभव है? नहीं, वही बिल्कुल आप अनिल साहब, मुद्दा तबलीगी जमात या कुंभ मेला नहीं है। मुद्दा साफ तौर पर यह है कि जब हाईकोर्ट कहता है कि आप मरकज के लोग हैं, नमाज अदा करने जाएंगे तो 50 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं निजामुद्दीन मरकज में, लेकिन वहां जब उत्तराखंड में 10 लाख लोगों को, 10 लाख साधुओं को इजाजत दी जाती है, तब ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम और उसकी धारा फलाना, उसकी धारा ये निषेधाज्ञा, आप ये नहीं कर सकते, आपके एफआईआर होगी, इसका डिफरेंशिएट, मैं धर्म पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जिस आपदा प्रबंधन का आप हवाला देते थे, वो आपदा प्रबंधन निजामुद्दीन मरकज में कुछ है और उत्तराखंड के कुंभ में कुछ और है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जब हाईकोर्ट के, मैं जो अभी, अगर आप मरकज की बात ही कर रहे हैं, जब दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये पिटीशन चल रही थी, तो जो वक्फ बोर्ड ने बाकायदा परमिशन मांगी कि हमें 200 लोगों की परमिशन देनी चाहिए, जिसको हाईकोर्ट ने डिक्लाइन करके कि एज पर द जो आपदा प्रबंधन की जो कमेटी है उसके हिसाब से 50 से ज्यादा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, और मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन वही चीज, वही एक आपदा प्रबंधन का कानून जो है एक वर्ग के लिए एक है, और वहीं पर अगर वो लाखों की संख्या में अगर एक वर्ग अगर दूसरे धर्म का है, उस पर बिल्कुल आंख बंद कर ली जाती है। ये कैसे संभव है? लेकिन उसके लिए भी सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं मानता हूं कि जो आपका जो, अगर सरकारें अगर आंख बंद करके बैठी हुई हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो उसके लिए बराबर की जिम्मेदार हमारी कोर्टें भी हैं। ठीक बात। अगर आपको याद होगा कि एक बार अब से 20 साल पहले, अभी मुझे एग्जैक्ट वर्ष याद नहीं है, वजीराबाद में एक स्कूल की बस दिल्ली के वजीराबाद पुल से बस यमुना में गिर गई थी। इमीडिएटली सेम डे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के सरकारों से जवाब तलब किया था। अब ये मुझे बताओ कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहाँ चुप बैठी हुई हैं? किसका नियंत्रण है इनके ऊपर कि इतने लोग, हजारों लोग मर रहे हैं आज की डेट में? आज हम पूरे कोरोना के मामले में हम विश्व गुरु बन गए हैं। अभी आप प्रतिदिन का हिसाब से देखो, अब से पिछले एक दिन पहले का डाटा है 2,17,000 जिसका आपने उल्लेख किया। अभी जो रिसेंट, अभी जो आज का आएगा वो डाटा मेरी जानकारी में भी नहीं है। उसके बावजूद भी वो डाटा है जहां रजिस्टर हो पा रहा है, मतलब पता नहीं वो उसकी अभी भी आप देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, अब आकर के कहते हैं कि भाई मैं धार्मिक गुरुओं से अपील करता हूं कि वो कुंभ का आयोजन को अभी वो रद्द कर दे। लेकिन वही प्रधानमंत्री आपके इलेक्शन रैली के लिए अभी भी वो लोगों को अपील कर रहे हैं कि इलेक्शन रैली में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, कैसे संभव है? ठीक है अनिल जी, जरा मैं एपी सिंह साहब, आपके तो जो किसान बैठे हुए थे 3 बिल के खिलाफ, उनके लिए भी कहा गया कि वो कोरोना फैला रहे हैं। अब जब ये पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां चल रही हैं, 10-10 लाख के कुंभ चल रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैल रहा है? देखिए, इस देश में पहले कश्मीर में 2 कानून थे, तो मोदी जी की सरकार ने बहुत संघर्ष किया कि एक देश एक कानून रहेगा। हमने भी सीना चौड़ा, एक कानून एक विधान।
हाँ एक देश, एक कानून, एक संविधान, एक विधान। हम बिल्कुल। भी खूब तालियां पीटते थे कि अब ऐसा हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? एक देश, विधान अलग, संविधान अलग, तरीका अलग, उसकी कंप्लायंस अलग, उसकी जो कुछ सिस्टम। डिजास्टर मैनेजमेंट इस देश का एक है, पूरे देश के लिए है, लेकिन बंगाल में उसकी कॉपी किताब जो एक्ट है वो बंद हो जाता है। वहां कोरोना कहा जाता है कि कोरोना तो अभी नाबालिग है, कोरोना तो अभी बच्चा है, चुनाव में नहीं जा सकता, चुनाव में नहीं जा रहा है बंगाल में। लेकिन कोरोना तो परवाबा हो गया। वो तो अब की जो तालियां बजाई हैं, जो थालियां बजाई हैं, जो घंटियां बजाई हैं, क्योंकि हमारे सभ्यता संस्कृति में देवी माता की पूजा में तालियां, थालियां और घंटियां बजाई जाती हैं। मंदिर में घंटियां हमने ही बजाई और बजाते रहेंगे। तो वह घंटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, खूब खुश करते हैं कि हे देवी माँ हमारे घर आ, लक्ष्मी माता हमारे घर आ जा, विराजमान हो जा, और कहीं से तो जा ही मत, बस मेरे ही घर रहे लक्ष्मी माता। खूब तालियां थालियां बजाई, इसलिए बजाई। अब वो पता क्या हुआ, हम तो समझ रहे थे कोरोना नाबालिग है, कोरोना के तो बाबा है वो, तो उसके तो नाती पोते भी हैं। अब की वो तालियां बजाने की वजह से इतना खुश हो गया भारत में कि वो अपने नाती पोते बहू बेटे सबको लेके आ गया। संख्या बढ़ा दी उसने तो पूरी। अब की तो कोरोना बहुत, पूरे विश्व में इतना कोरोना नहीं है जितना भारत में कोरोना आ गया है। तो इसलिए पहले कहा गया नाबालिग नहीं था। एपी सिंह साहब मैं इसमें जोड़ दूं, एपी सिंह साहब, ताली थाली, मोबाइल की रोशनी, मोमबत्ती, लाइट, और इसके साथ एक और जुड़ गया है, टिन शेड लगाने से भी कोरोना रुक जाता है जी। अभी हाल फिलहाल ही टिन शेड लगाया गया है। जी जी जी, ये सब बातें थी। अब कंप्लायंस उनकी क्या हुई, कायदा क्या था। जैसे शुरू में लोग लॉकडाउन लगाया, बहुत अच्छी बात, शुरू में तजर्बा नहीं था हमें, शुरू में अनाड़ी थे हम कोरोना के बारे में। अब तो खिलाड़ी बन गए थे, अब तो हमें सब पता चल गया था। अब क्यों फिर चुनाव हुए, क्यों रैली हुई, क्यों इस तरह से सारा कुछ होता रहा, क्या मतलब था इस सब का होने का? ये उचित नहीं था। ये जो भी किया गया, ये चुनाव रोके जा सकते थे, टाले जा सकते थे। जब मतदाता है तभी तो मतदान है। अरे मतदाता ही मर रहा है, मतदान कहाँ से? और जब मतदान और मतदाता है तब चुनाव आयोग है, तब निर्वाचन आयोग है, तब सरकारें हैं, तब मंत्री हैं, तब विधानसभाएं हैं, तब सब कुछ है। आप राजा है, प्रधानमंत्री तो आप हैं ही हैं, मुख्यमंत्री भी सूबों के भी हैं, और भी आगे बन जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहली जान की रक्षा करनी चाहिए, जीवन की रक्षा करनी चाहिए। जीवन सबसे बड़ा उपयोगी था, जीवन की बात करना चाहिए। किसान आंदोलन खत्म करने के लिए ये चला रहे थे कि किसी तरह से खत्म करा दो, खत्म करा दो। जीवन की बात, आंदोलन तो अपना किसान आंदोलन अपना काम पूरा कर गया अवस्थी जी। विश्व में इतिहास बना गया, रिकॉर्ड बना गया कि दिल्ली की सीमाओं पर सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, सारे मौसम किसान ने अपने सीने पे झेले। और किसान इतना बेसील आदमी नहीं है, वो अब भी अपनी फसल पैदा करने में लगा है, गेहूं काटने में लगा है, जानवरों के लिए भूसा बनाने में लगा है, सरसों का तेल जिससे आप सफोला बना के पिएंगे वो बनाने में सब लगा हुआ है। वो भेजेगा आपको, वो आपको जिंदा रखेगा। आपने उसको कुचला, मारा, पीटा, केस रजिस्टर किए, देशद्रोही बनाया, खालिस्तानी बनाया, आतंकवादी बनाया। कहा भी गया सिंह साहब, हो गई सिंह साहब कहा भी गया कि ये जो किसान बैठे हैं उनके कारण भी कोरोना फैल सकता है, और केवल उन्हीं के वजह से नहीं फैल सकता। पूरे कोरोना में लॉकडाउन रहा पिछले साल, क्या किसान लॉकडाउन में बंद रहा? अगर किसान लॉकडाउन में बंद रहता तो कोरोना अब नहीं, भूखमरी फैली होती, लोग मर रहे होते। गेहूं रोटी, जो रोटी बिकती ना होटल में 10, 20, 25, 50 की, वो रोटी 1000 रुपए की मिल रही होती। अगर वो किसान कोरोना मानता, किसान खेत में लगा रहा, किसान अपनी फसलें करता रहा, किसान मरता भी रहा, फिर भी अपने काम करता रहा। और जब किसान अपने हक मांगने आया, आपसे फरियाद लेके आया, आपसे रिक्वेस्ट लेके आया, अपना दर्द लेके आया, तो आपने उसको लाठी दी, गोली दी। ठीक है, अनिल सर को जरा मैं ले लेता हूँ। अनिल सर, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम
जिसको लागू करके, जिसको लाकर ये बताया गया कि हर चीज का निवारण अब इस कोरोना का इसी से होगा। ये आपदा प्रबंधन नियम, ये इसके कानून वहां क्यों नहीं लागू होते और यहां लागू हो जाते हैं, इसका कारण? देखिए, आपदा प्रबंधन किसकी मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम। ठीक है। आप बंगाल की सारी इलेक्शन रैली आप देख लीजिएगा, असम की सारी इलेक्शन रैली देख लीजिएगा। अगर किसी इलेक्शन रैली में आपके माननीय गृह मंत्री अगर मास्क लगाए नजर आ गए हो, आप मुझे बताएं, जिस विभाग का मुखिया ही अपने नियमों को धज्जे उड़ा रहा हो, उस देश में फिर ये होना तो अनिवार्य है। जो हाल इस समय देश के लिए हुआ है, जो रोल मॉडल हुआ करते थे पहले, हमारे जो नेता होते थे वो देश के लिए रोल मॉडल हुआ करते थे। जब रोल मॉडल के लिए सिर्फ इस समय सिर्फ एक चुनाव जीतना, एक जिन नेताओं के लिए चुनाव जीतना एक सबसे बड़ा उनका लिए लक्ष्य हो गया, तो देश की दुर्दशा यह होना तय है। और उस सबसे बड़ी दुर्लभ बात, सबसे बड़ी जो दुखद बात यह है कि जो चुनाव आयोग है, जो एक संवैधानिक संस्था है, जिनका उनके नागरिकों के लिए बहुत गहरा कर्तव्य है, उनके लिए एक मतदाता सिर्फ एक संख्या बन करके रह गया है। वो एक सिर्फ वोटर है। वो मतदाता को नागरिक के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ एक चुनाव के लिए नंबर रह गया बस उसके लिए। जब एक स्टेट की मुख्यमंत्री ने उनसे आग्रह किया, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने आग्रह किया कि जो बाकी के 4 फेजेस बचे हुए हैं उनको क्लब करके इकट्ठा आप चुनाव कर दो, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने उस चुनाव को उस सुझाव को दरकिनार कर दिया। ना, वो तो इलेक्शन कमीशन, अनिल सर, इलेक्शन कमीशन तो वो स्वायत्त संस्था मानी जाती है ना, वो स्वायत्त संस्था है। जब चुनाव आयोग लागू होगा तो वो सब निर्णय करेगा। चुनाव आयोग समझ में नहीं आया कि उसको कोरोना नहीं है, जहां दिख रहा था। मैं वही कह रहा हूँ, चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है बिल्कुल। अभी देखो, सब इस इलेक्शन में, पर्टिकुलरली बंगाल के इलेक्शन में जितनी मजाक चुनाव आयोग ने अपनी उड़वाई है, अभी देखो उन्होंने जो है रिसेंटली जो है पिछले दिन जो है उन्होंने जो बैन की है रैलीज, कब से बैन की है? शाम को 7 बजे से सवेरे 10 बजे तक। ये बताइए कौन सा नेता जो है रात के 12 बजे चुनाव रैली करता है? आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो अपना? आप संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ा रहे हो आप पूरा। अगर आज संस्थानों के ऊपर अगर जो संवैधानिक संस्थाएं अगर वो फेल हो रही हैं, सब मजाक उड़ा रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार आप खुद हो। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, चूंकि आप दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और मुझे तो सबसे बड़ी जो आपने शुरुआती दौर में बात कही कि राजनीतिक व्यवस्था होने के साथ साथ जुडिशरी का एक अहम रोल होता है। सिंह साहब, मुझे भी बहुत साल हो गए सुप्रीम कोर्ट कवर करते हुए। हाल फिलहाल में देख रहा हूं कि ममता बनर्जी का पैर टूट गया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका चली गई। लेकिन भरे कोरोना काल में जब 9 गुना संक्रमण बढ़ गया हो, तब सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है, कोई पिटीशन नहीं है, कोई PIL नहीं है, कोई लेटर पिटीशन नहीं है। सिंह साहब, नहीं, वो तो सब हो भी जाए ना भी हो, तो भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो भी तो वकील से ही आए हैं। नीचे वकील PIL लगाएगा, वकील याचिका लगाए, लेकिन उसी से तो वो भी आए हैं। तो इसीलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सो मोटो नोटिस, स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों को दिया गया है। वो चाहे तो कर सकते हैं। बहुत मामलों में आपने देखा है, संत रामपाल दास जी के मैटर में चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सब कुछ कर दिया। लेकिन इतने में जब इतने लोग मर रहे, वहां एक आदमी की सिर्फ गिरफ्तारी थी, सिर्फ संत रामपाल दास जी महाराज गिरफ्तारी थी, उन्हें लाना था कोर्ट, उसके लिए इतना कर दिया। और यहाँ तो अब हजारों लोगों की मौतों की लाइन लग गई, शमशान घाट भर गए, शमशान घाट के बाहर लाइनें लगी है, लकड़ी नहीं मिल रही है, लकड़ियां गीली है नहीं मिल रही, लोग लाइन लगे हैं। डेड बॉडी एम्बुलेंसों में रख उतार के सड़क पे चले जाते हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। ये सोचिए आप कैसे हो रहा है ये सब कुछ, ये क्यों हो रहा है, इस पर विचार कीजिए आप। मुझे याद आया सिंह साहब, मुझे जब याद आया, जब पिछले साल की बात है, मतलब अभी जो कोविड की सेकंड वेव के पहले वाला, तब सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल हियरिंग बंद करने के कितने तर्क दिए थे, आप दोनों को याद है?
एपी सिंह साहब, आपको अनिल कर्नवाल दोनों सबको याद है कि क्या क्या तर्क दिए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं फिजिकल हियरिंग हो सकती, क्योंकि कोविड का इतना भयानक प्रकोप है। एक राज्य में हजारों लाखों की रैलियां हो रही हैं, कोविड भयंकर फैल रहा है, और आपने तो उत्तर प्रदेश में देखा कि पंचायत चुनाव 16 तारीख को निपटा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट फेज 19 तारीख को है, मंडे को फिर से नेक्स्ट फेज है वहां पर। जी जी। और वही जो आपने अवस्थी साहब जो अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जो एक अपेक्षा नागरिकों की सुप्रीम कोर्ट से थी, वो अपेक्षा खत्म होती जा रही है। ब्राजील जिसमें कहा जाता है कि डिक्टेटर का रूल है, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी स्पाइन दिखाई और उसके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया, क्योंकि वो कोरोना को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे। हमारे यहाँ पर क्यों नहीं कोर्टें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी स्पाइन दिखा रही है? क्यों एक सो मोटो इस समय उन्होंने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया अभी तक? बिल्कुल सही कह रहे हैं सिंह साहब कि बेड अवेलेबल नहीं है, डेड बॉडीज नहीं है, बल्कि सरकारें जो डेड नंबर्स हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको अंडर रिपोर्टिंग करने में लिप्त है, बजाय इसके कि लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। सरकारों का सिर्फ ध्यान जो है सिर्फ इस काम पे रह गया कि नंबर को किस तरीके से कम किया जाए, और हम अभी भी वेलफेयर स्टेट अपने आप को कहते हैं। एपी सिंह साहब, क्या इस पूरे घटनाक्रम को आप जिस तरह देख रहे हैं, क्या उठाने के लिए पीआईएल ही लगानी पड़ेगी, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि सुमोटो ले सकते थे और अभी तक तो नहीं लिया है? देखो साहब, पीआईएल कौन सुनेगा? लगाने वाली बात नहीं, सुनेगा कौन? पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पब्लिक के लिए ही तो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो सोमोटो नोटिस भी वही उन्हें सुनना, पीआईएल भी उन्हें सुनना, आदेश भी उन्हें करना, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर भी उन्हें देना, पार्टियों को ऑर्डर भी उन्हें देना, सरकार, बंगाल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को भी आदेश उन्हें देना। करता वो, धरता वो, हम तो केवल एक उसके सेवक हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवक हैं, सेवादार है, करने वाले मालिक वो हैं। तो जब चाहे जैसे चाहे, मालिक तो कभी भी कर सकता है, मालिक तो रात में सुन सकता है साहब, दिन की भी इंतजार नहीं करें, रात के 2 बजे भी बैठ के ऑर्डर हो सकता है, सुबह से कंप्लायंस होगी उस आदेश की, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ उनके पास सर्व संपन्न है, सर्व सुविधा संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी अवस्थी जी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है, अगर कोई बेवफा हो रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर मजबूरियां रही होंगी। मुझे तो आश्चर्य है एपी सिंह साहब, यही तो मुझे आश्चर्य है कि हर विषय पर सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल पड़ जाती है, तो इस विषय पर पीआईएल डालने वाला इस पूरे देश में 125-30 करोड़ के देश में कोई नहीं मिला। कौन सा मुद्दा है इसमें जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नहीं हो जाती? अनिल साहब, आप ही जवाब दे दीजिए। मैं जवाब देता हूँ इसका जी। अगर आप बिल्कुल आप वाजिब का प्रश्न उठा रहे हैं कि कोई इस समय कोई पिटीशन क्यों नहीं आई। अरे सर, ममता बनर्जी का पैर टूट गया, उसकी सीबीआई जांच के लिए आ गई। आपको बता, इसके लिए पिटीशन इसलिए नहीं आई कि अब लोगों की अपेक्षा खत्म होती जा रही है संस्थानों पर। हाँ, ये बिल्कुल कर्ण साहब, लोगों की संस्थानों से अपेक्षा खत्म होती जा रही है। इस समय अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ करना है तो उनको अपनी अंतरात्मा जगानी पड़ेगी, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हें क्या जवाब देंगी। जब प्रश्न तुमसे पूछेंगे कि जब देश मर रहा था, जब हजारों लाखों में लोग मर रहे थे, तो कोर्ट ने क्या किया था, आने वाली पीढ़ियां जब उनसे प्रश्न पूछेंगी, उनको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट छोड़ करके इस चीज का जवाब उनको अपने अंदर से देखना है। तभी कोई कोर्ट सो मोटो, अभी की बिल्कुल सही कहा सिंह साहब ने, कोई पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। संविधान ने इतनी ताकत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी है कि किसी सरकार से भी के पास आपको पिटीशन दायर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट चाहे तो अपने आप में सारी डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन जिस सरकार जिस कोर्ट के पास अपनी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई हो, उसकी अंतरात्मा मर चुकी हो, उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे? यही वजह है कि अब कोई भी इस तरह की पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ कोई भी अपनी निगाह नहीं करता। ठीक है, मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड में जो हुआ, मतलब 2 शाही स्नान हो गए, सरकार तो 30 का आंकड़ा बता रही है। निश्चित रूप से अनिल साहब और एपी सिंह साहब, हम भी जानते हैं कि वो जो कुंभ के शाही स्नान के विजुअल्स आए हैं, क्या आपको लग सकता है कि वहां 30 लोग संक्रमित होंगे? अगर उनकी जांचें होगी तो हजारों संक्रमित निकल सकते हैं। मैं दावे से नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस तरह के विजुअल्स आए हैं, मुझे ये बताइए, आपदा प्रबंधन अधिनियम का कानून तो उत्तराखंड सरकार के पास भी था और सब पूरे देश भर में लागू है।
तो क्या जानबूझ के उस पूरे आप निषेधाज्ञा करना चाहते तो कर सकते थे, आप अपने यहाँ एंट्री मना कर देते। आज जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक बनाना चाहिए था, ये शायद उससे पहले कह सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं अवस्थी साहब आप। अब आप देखिए जो कुंभ के मामले में लेकर के जो कुंभ में यहाँ पर हुआ है, कौन सा देश ऐसा है जिसने इस चीज का कॉग्निजेंस नहीं लिया है। वो विजुअल्स पूरे दुनिया के हर मुल्क में गए हैं और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इन एक्टिविटीज को, सरकार की इस एक्टिविटीज को कंडेम ना किया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो नॉर्वे हो। हर किसी ने उस चीज को कंडेम किया है और आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आप लोगों को धर्म की अफीम चखाना चाहते हैं, बस उसमें ही आप अपना फेलियर, सिंह साहब, अपना फेलियर आप धर्म से पीछे छुपाना चाहते हैं। उत्तराखंड के जब स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं कि मां गंगा का आशीर्वाद होगा, किसी को कोरोना नहीं होगा, तब क्या समझा जाए सिंह साहब? तब ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। जब एक महामंडलेश्वर की मृत्यु हो जाती है तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। अमृत तो उन्होंने भी चखा था वहां पर। सिंह साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पीछे अवस्थी जी आपकी बहुत पूरी लाइफ बीती है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए। वहां लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता जी, धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता लिखा है जी। अब धर्म है क्या? धर्म क्या है? क्या लोगों की जिंदगी बचाना, जीवन देना धर्म नहीं है? सबसे बड़ा धर्म महाकुंभ क्या था? महाकुंभ बीमारियों को दूर करने के लिए माँ गंगा आती है और बीमारियां दूर करने के लिए आती हैं। अब ऐसी बीमारी है जो माँ गंगा से नहीं दूर हो रही है, क्योंकि पापात्माएं ज्यादा हो गई, निर्मल जल से भी नहीं दूर हो रही। तो ऐसे में धर्म बचाना क्या था? जो ये मनाया जा रहा था कुंभ, इसको रोक देना ही सच्चा धर्म था, उस पर रोक लगा देना ही सच्चा धर्म था। निश्चित रूप से चर्चा हम लोग लगातार करते रहेंगे, लेकिन ये जो सब विषय आते हैं कहीं ना कहीं जनता का एक बड़ा विश्वास होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि 10,000 रुपए आम आदमी के लिए और लाखों की जो भीड़ जुटा रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं, उन पर कोई वही कानून उन पर चुप रहता है। और निश्चित रूप से ये आश्चर्यजनक अपने आप बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।